नमस्कार, हमारे YouTube चैनल एक प्रयास उड़ान की में आप सभी का स्वागत है। हम भारत के भूगोल के अंतर्गत पिछली वीडियो में देखे थे क्या कि सतपुड़ा पर्वत और आपका विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद देखे थे कि हम लोग पूर्वी पठार के बारे में, जहाँ पर सभी प्राकृतिक खनिजें पाई जाती है। तो हम बताए थे कि आपको SP चटर्जी ने क्या किया था, प्रायद्वीपीय भारत को, प्रायद्वीपीय जो भारत है इसको टोटल कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में। बताया थे आपको उत्तरी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि, उत्तरी दक्कन का पठार, दक्षिणी दक्कन का पठार, ये पूर्वी पठार, और यहाँ पर क्या था आपका मेकेर का पठार। ये आपका पूर्वी घाट और ये आपका पश्चिमी घाट। टोटल 8 बताए थे उन्होंने, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़े थे कौन सा, अरावली पर्वत, ठीक है। अरावली पर्वत का विस्तार पालमपुर से कहाँ तक था आपका, दिल्ली तक था। इसके अलावा हम बताए थे कि इस अरावली पर्वत श्रृंखला जो है अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है, और ये भी बताए थे कि इसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी यही है, बताया था पूरा। इसके बाद यहाँ था एक मालवा का पठार, ये आपका उत्तरी मध्य उच्च भूमि। दक्षिणी मध्य उच्च भूमि क्या पढ़े थे हम लोग, एक आपका विंध्याचल, एक आपका सतपुड़ा पर्वत पढ़े थे। विंध्याचल का विस्तार कहाँ से, इसका उद्गम कैसे हुआ था, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वत, ये दोनों क्या है, ब्लॉक पर्वत है, जो भ्रंश के कारण क्या होता है, निर्मित होता है। वो वलन द्वारा निर्मित हुआ था, ये भ्रंश के द्वारा निर्मित हुआ था। इसके मध्य से एक नदी बहती है, कौन सी आपकी, नर्मदा नदी, जो बताया था आपको कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। सतपुड़ा के नीचे से आती है एक ताप्ती नदी, ये भी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है। सतपुड़ा की ऊंची चोटी क्या थी आपकी, महादेव की पहाड़ी बताया था ना आपको, धूपगढ़ की चोटी पंचमढ़ी 1750 मीटर, ठीक है ना। बार बार याद करना हाइट को, ऊंची चोटी को, हिमालय से बताते आ रहे हैं आपको, है ना, कौन से कहाँ पे याद करना है, ये श्योर है, कोई ना कोई एग्जाम में आएंगे ही आएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम देखे थे क्या, ये आपका उत्तरी दक्कन का पठार है, ये दक्षिणी दक्कन पठार। आज हम इसको अध्ययन करने वाले। ये पूर्वी पठार देखे थे हम लोग, ठीक है। पूर्वी पठार बताया था ना, पारसनाथ पर्वत झारखंड में, ठीक है। इसके अलावा बताया था कि पूर्वी पठार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सभी प्रकार की खनिज संपदा पाई जाती है, ये पूर्वी पठार, ठीक है। और ये वाला आपका कौन सा, मेघालय का पठार। तो आज अध्ययन करने वाला कौन सा हम आपको, ये आपका उत्तरी दक्कन का पठार। ये जो दक्कन का पठार है आपका, तो हम इसको बताए थे क्या, दक्कन का पठार जो है जिसकी हॉट स्पॉट है, ठीक है ना। तो हॉट स्पॉट क्या होता है, गर्म लावा, मतलब पृथ्वी की सतह गर्म है कि नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं दरार आती है तो लावा क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। तो लावा विस्फोट होने के बाद क्या हो जाती है, फैल जाती है सतह पे, ठीक है ना। तो जब ठंडी होने के बाद इस लावा का क्या, जो काली मिट्टी का विस्तार होता है, मतलब ये जो हॉट स्पॉट जब विस्फोट होता है तो यहाँ पर फैल गई है, ठंडी हुई तो काली मिट्टी, मतलब इसमें क्या पाया जाता है आपका, फेरस आयरन की मात्रा ज्यादा होती है कि नहीं होती है। तो इसी कारण आप देखते हैं ये जो महाराष्ट्र का पठार है, यहाँ पर महाराष्ट्र का पठार, इस महाराष्ट्र के पठार में पूरा का पूरा कौन सी मिट्टी का विस्तार है, तो काली मिट्टी का विस्तार है यहाँ पर, ठीक है ना। कौन सी मिट्टी का है, तो काली मिट्टी का, ठीक है। जब आप महाराष्ट्र इंटर करते हैं, नागपुर से जाते हैं तेलंगाना रोड में, पूरा पूरा काली मिट्टी, आपको कहीं भी आपका लाल पीले ऐसा कहीं नहीं दिखाएगा, ठीक है। जब हम गए थे NTPC एग्जाम देने के लिए गए थे आप तेलंगाना, तो नागपुर से जाना पड़ता है, तो जैसे नागपुर से तेलंगाना वाला रूट में गए, पूरा ये वाला हिस्सा पूरा क्या है, काली मिट्टी का पूरा विस्तार दिखा। जब हम ट्रेन से गए थे तो हम देखिए इसका अध्ययन किए थे, ठीक है ना। इसके अलावा इस महाराष्ट्र के पठार का भाग कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का जो मध्य मैदान है, छत्तीसगढ़ का मध्य मैदान, ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत। जैसे हम पढ़ते हैं ना, छत्तीसगढ़ का सरूजा बेसिन, महानदी बेसिन, तो मध्य मैदान जो छत्तीसगढ़ का मैकल श्रृंखला वाला जो हिस्सा है ना आपका, ये पूरा आपका महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद है आपका इसमें दक्कन का पठार बोला जाता है, ठीक है ना। तो एक क्या होता है, दक्कन का पठार, ठीक है। ये भी दक्कन का पठार कौन सी मिट्टी का विस्तार है, तो काली मिट्टी का विस्तार है। इस दक्कन के पठार का हिस्सा है छत्तीसगढ़ कौन सा आपका, बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी, ठीक है ना। इस बैलाडीला की पहाड़ी में एक पर्वत है, फटसापाल, फटसापाल पहाड़ी भी बोला जाता है उसको, ठीक है ना। यहाँ बैलाडीला, तो वो भी क्या है आपका दक्कन के पठार में। तो ये दो चीजें होगी, कहाँ पर आपका दक्कन के पठार में, उत्तरी दक्कन बोलते हैं इसको, दक्षिणी दक्कन बोलते हैं। तो ये आपका महाराष्ट्र का पठार हो गया और आपका दक्कन का पठार हो गया। एक ये वाला जो आपका, ये वाला जो बचा है, जो गोल सर्कल किए हैं, ये है आपका मुख्य रूप से आपका दक्षिणी दक्कन का पठार, जहां पर कर्नाटक का पठार है, इसको क्या बोला जाता है, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार, ठीक है। इस कर्नाटक के पठार में सबसे ऊंची चोटी है तो आपका बाबा बुदान पर्वत, बाबा बुदान पर्वत, ये है कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी बोला जाएगा तो बाबा बुदान पर्वत है। बस ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ये है कि जो विस्तार है प्रायद्वीपीय भारत का,
वो किस प्रकार बटा हुआ है, कौन कौन से पर्वत श्रृंखला है वहां पास, इसके अलावा और क्या क्या वहां से विशेषताएं हैं वहां पास। ठीक है ना। ठीक है, ये जो दो शब्द लिखा हूं यहाँ पर, एक है गडजात। ठीक है, गडजात की पहाड़ी बोला जाता है। ठीक है ना, ये जो गडजात की पहाड़ी है, उड़ीसा में जो उच्च भूमि होते हैं, मतलब ऊंचा एरिया, ठीक है ना, तो उस ऊंची भूमि को क्या बोला जाता है आपका, गडजात की पहाड़ी बोला जाता है। ये आता है दक्कन के पठार के अंतर्गत। और जो मलंद लिखा हूँ, ये मलंद जो है कर्नाटक में जो पर्वतीय प्रदेश है, कर्नाटक के जो पर्वतीय प्रदेश हैं उसको क्या बोला जाता है, मलंद बोला जाता है। ये जो बाबा बुदान पर्वत बताया ना, उसको मुलानगिरी बोला जाता है। उसी वाले के जो हिस्से होते हैं उसको बोला जाता है क्या, मलंद। ये आपका कर्नाटक के पठार में। ठीक है, तो ये आपका दक्षिण भारत का ये जो पार्ट है ये कवर हो चुका है। एक बचा है आपको कौन सा, मेघालय का पठार, इसका अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद पूर्वी घाट और ये आपका पश्चिमी घाट आपको बच जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, अगर इस प्रायद्वीपीय पठार के भाग में, तो एक था आपका मेघालय का पठार, या तो इसको क्या बोला जाता है, शिलांग का पठार बोला जाता है। ये जो है उत्तर पूर्व, जो आप हम बताए थे आपको, इसको पढ़े ही बता चुके हैं कि जो गारो खासी की जयंती जो पहाड़ी बताए थे वही है ये। ठीक है ना, उसको और अध्ययन करते हैं। तो ये मेघालय का जो पठार है, ये आपका जो प्रायद्वीपीय पठार जो बनता है ना ऐसा, ये क्या होता है, इससे थोड़ा सा अलग हो चुका है ये। ठीक है, ये गति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये जो अलग होने का इसका ही भूभाग माना जाता है, इसका प्रायद्वीपीय पठार का। तो ये जो मेघालय का पठार है, इस मेघालय के पठार को अन्य नाम जाना जाता है क्या, आपका शिलांग का पठार। ठीक है, यहाँ जो है प्रमुख रूप से जो आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और ये जो मेघालय का पठार है, इसके पूर्व में इसके पूर्व ये वाला हिस्सा में कौन सा है, तो मिकिर की पहाड़ी। ये मिकिर की पहाड़ी असम में भी विस्तार है ना, ये मतलब मेघालय के अलावा असम में भी क्या है, विस्तार है। तो मिकिर की पहाड़ी कहाँ है, आपका इस पठार के पूर्व में है। जो मैदान द्वारा क्या होती है, अलग होती है। यहाँ मान लीजिए आपका ये असम वाला क्षेत्र है, तो ये जो मैदान है आपका, इससे क्या होता है, उसको मिकिर की पहाड़ी को अलग किया जाता है। ठीक है ना। और यहाँ क्या है, खासी पहाड़ी है कि नहीं, 3 पहाड़ी बताए थे, कौन कौन सा, एक आपका गारो, एक आपका खासी, एक आपकी जयंतिया। क्रम है ना, गारो खासी जयंतिया। ये कीप नुमा आकृति पे है। कीप नुमा आकृति समझते हो ना, कीप होता है जो बोल सकते हैं कि आपको, जो आपको मिट्टी तेल वगैरह डालते हो तो कीप रहता है कि नहीं रहता, इस प्रकार। तो कीप नुमा आकृति में तीनों पर्वत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जब मानसून आती है, यहाँ से जब मानसून प्रवेश करती है यहाँ प्रवेश की, तो यहाँ से टकरा के यहाँ आई, यहाँ से यहाँ, ऐसा क्या होती है, मानसून एक जगह घूमते रहती है। इस कारण क्या होती है, वहीं पास क्या होते हैं, सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा का केंद्र है कि नहीं है, आप सुने हो ना कि भारत का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, आपका मासीराम और आपका चेरापूंजी। तो जो चेरापूंजी है, इस खासी की पहाड़ी के दक्षिण में, मतलब यहाँ है, मान लो यहाँ पर, समझ में आएंगे। और साथ साथ इस पहाड़ी के जो नदी आती है, ये पूरा क्या होती है, यहाँ बहा के ले जाती है। मतलब पूरे का पूरा संकेंद्रण बोल सकते हैं, केंद्र बिंदु कहाँ जाता है, पूरा चारों तरफ से बारिश का आपका इस तीनों पहाड़ी के मध्य में जाता है। क्यों, सबसे प्रमुख नदी कौन सी यहाँ से गुजरने वाली है, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है, तो यहाँ पर क्या लेती है, पूरी तरह बाढ़ लेके आती है। तो इसी कारण क्या होता है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, खांसी की पहाड़ी के दक्षिण में कौन है, आपका चेरापूंजी और मासीन राम है। यहीं पर समझ में आएंगे। और इस पूरा आपका जो मेघालय का पठार है, इस मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी बोला जाएगा, मान लीजिए यहाँ की ऊंची चोटी बोला जाएगा, तो एक है आपका शिलांग शिखर, जिसका हाइट है 18-23 मीटर। देखो इसका भी एक हाइट याद करना पड़ेगा आपको, शिलांग शिखर का 18-23 मीटर। जैसे कि अरावली का किए थे, गुरु शिखर का, महादेव की पहाड़ी का पचमढ़ी का किए थे, आपको गार्डवी नेशनल याद करवाया था, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, नंगा पर्वत है। आपका हर जो पर्वत चट्टाने बताई जा रही है, सबको क्या करना है, आपको हाइट याद करते हैं। ये था आपका मेघालय का पठार। पार्ट हुआ कि नहीं प्रायद्वीपीय पठार का। हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहे हैं यहाँ बस एक चीज, जो इसका भूभाग नहीं है, अगर जुड़ा हुआ है। एक जो आप पढ़ते हैं क्या, आपका अरावली पर्वत, यहाँ पर बताया था आपको, अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ तक, दिल्ली तक है। तो अरावली पर्वत के पूर्व हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, आपका पश्चिम हुआ कि नहीं हुआ। तो अरावली पर्वत के जो पश्चिम वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका थार का मरुस्थल। राजस्थान पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, तो थार का मरुस्थल अध्ययन किए कि नहीं किए। तो थार का मरुस्थल अरावली पर्वत के पश्चिम में हिस्सा है। और जो थार का मरुस्थल है, भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। देखो यहाँ बताएं आपको सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यहाँ बता रहे कम वर्षा वाला क्षेत्र। क्यों, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि थार के मरुस्थल में सबसे कम वर्षा होती है। क्यों, समझना है इसको। ये जो मानसून है, जब क्रम से इधर जाती है, तो ये क्या है, एक दीवार के रूप में खड़ी है। तो दीवार के रूप में खड़ी है, तो मानसून को क्रॉस होने देगा क्या, नहीं होने देगा। पूरी वर्षा मध्य भारत में गिरेगा यहाँ पर। और यहाँ अरब सागर से जो मानसून जाती है, वो सीधी निकल जाती है, इसको टकराने वाला कोई नहीं मिलता है।
तो वहां पर वर्षा होगी क्या, वहां पर दोनों मानसूनी हवाओं से क्या होती है, वर्षा ना होने के कारण क्या होता है, ये पूरे का पूरा क्या है, मरुस्थल है, ये है कि नहीं है। इसी कारण क्या बोला जाता है, भारत में थार का मरुस्थल जो है सबसे कम वर्षा वाला या तो वृष्टि छाया प्रदेश है। तो वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है आपका, अरावली पर्वत के पश्चिम वाला हिस्सा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला मुख्य रूप से थार का मरुस्थल गुजरात में देखते हैं ना, ये वाला ये जो है ये कार्बोनिफेरस युग में अभी ऊपर आया बोल सकते हैं, उत्पत्ति हुई है, मतलब बोल सकते हैं कितना 18 से 30 करोड़ वर्ष पहले ही बना है ये, उससे पहले नहीं था ये वाला। अब होता क्या है, समुद्र का जो पानी है वो निरंतर मतलब पहले करोड़ों वर्ष पहले की बात है, वो क्या होगा नीचे डाउन हुआ होगा, तो ये वाला जो ऊपरी हिस्सा ऊपर आया है, तो ये वाला जो आप देखते हैं ना ये वाला ये क्या है, अभी नवीनतम श्रेणी है ये बोल सकते हैं यहाँ बस, ठीक है ना। और यहीं पास एक जगह है आपका सर क्रीक, ये जो दो शेर के मुंह के समान निकला है ना, यहाँ पर एक जगह है सर क्रीक, ठीक है, एक दलदली क्षेत्र है, ये दलदली क्षेत्र है जो कि क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ की प्रचुर मात्रा पाई जाती है वहां पर, ठीक है ना। इसी कारण सर क्रीक जो है पाकिस्तान और भारत में क्या है, ये विवादित है। क्यों समझना है इसको, देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, भारत है आपका, ठीक है, और भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी क्या बनाता है, यहाँ पर सीमा बनाता है। तो आप पढ़े हैं क्या, ज्योग्राफी में पढ़ा है आपको कि भारत की भूमि का 12 नॉटिकल मील, कितना 12 नॉटिकल मील क्या होता है, उसका अधिकार क्षेत्र होता है। तो जब पानी का जल स्तर बढ़ता है तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है, पानी में डूब जाता है, मान लो जाए। तो अभी समुद्र हुआ कि नहीं हुआ, जब तक भूमि था तब तक क्या था, भारत का हिस्सा है कि नहीं है, हम तो भारत का हिस्सा मानते ही हैं उसको, लेकिन जब ये डूब जाता है पानी में तो ये जो पाकिस्तान से भी कितना 12 नॉटिकल मील हिस्सा, उसका भी अधिकार क्षेत्र होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इसी कारण क्या होता है, वो भी अपना अधिकार यहाँ पर मानता है। इसी कारण जो सर क्रीक है, नाम क्या है, सर क्रीक, ठीक है। तो सर क्रीक जो है कौन से देशों के मध्य विवादित है, तो आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है। समझ में आया तो ना कि भारत और पाकिस्तान के मध्य क्यों विवादित है। अरे भैया ये जो है आपका सर क्रीक जो है यहाँ पास है, और ये भूमि है तब तक भारत का हिस्सा है, और ये भारत की भूमि का हिस्सा है, और यहाँ पाकिस्तान। जब डूब जाएगा तो 12 नॉटिकल मील बता देना आपको, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.8 किलोमीटर, ये 1800 मीटर बोल सकते हैं। तो डूबेगा तो वहां भारत के साथ साथ पाकिस्तान के हिस्से में भी आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, इसको याद करेंगे सर क्रीक। इसके अलावा ये जो थार का मरुस्थल है वो क्या है, आपके बताया आपको कि कार्बोनिफेरस युग का है, 30 करोड़ वर्ष मिला है, जैसे कि ये आपका मान लीजिए हिस्सा है, ठीक है ना। ये क्या है, कब बना है, ये 30 करोड़ वर्ष पहले बना है। अब समुद्र से बना है कि नहीं बना है, मतलब समुद्र का ही क्या है, एक ऊपरी हिस्सा है, मतलब समुद्र में क्या है, मतलब वो बोल सकते हैं आप जमते गया और साथ फिर बना है। तो समुद्र में क्या पाया जाता है, जीव जंतु पाया जाता है। तो इसी के दबने से मतलब समुद्र में तो बनेगा ही नहीं बनेगा, तो समुद्र में दबने से क्या पाया जाता है, राजस्थान के मरुस्थल में क्या पाया जाता है, जीवाश्म ईंधन। इसी की तो बात कर रहे हैं हम लोग, वहां पर सदक्री वाला जो क्षेत्र मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन पाया जाता है। जैसे कि आपका राजस्थान में बात करें तो बाड़मेर, और एक नाम सुनिए क्या, जैसलमेर, नाम सुने होंगे राजस्थान में। ये दोनों क्षेत्र किस लिए जाना जाता है, जीवाश्म ईंधन के लिए जाता है। जैसे सदक्री बताया गुजरात में हो, लेकिन ये क्या है आपका राजस्थान में, ठीक है ना। इसके अलावा थोड़ा सा राजस्थान का और समझ लेना, मरुस्थल वाले क्षेत्र का मुख्य रूप से इसका जो तापांतर होता है, जो वार्षिक तापांतर होता है या दैनिक बोल सकते हैं, दैनिक भी होता है। तो दैनिक तापांतर कितना होता है, एवरेज में 45 डिग्री, और वार्षिक में कितना 55। होता क्या है तापांतर समझना, जैसे कि दिन में ही क्या हो जाए, एकदम गर्म हो जाए, और रात में क्या हो जाए, एकदम ठंडी हो जाए। रात में 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो दिन में कितना हो जाए, 55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो भारत में सर्वाधिक तापांतर कहाँ होता है, हिमालय में होता है, कि थार के मरुस्थल में होता है, कि आपका प्रायद्वीपीय पठार में होता है, या तो आपका असम वाले क्षेत्र में होता है। तो सर्वाधिक तापांतर कहाँ होता है, तो आपका राजस्थान के थार के मरुस्थल पे होता है। तापांतर समझ में आया ना, दिन में क्या हो जाता है, एकदम ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि रेतीला है वहां पास, तो रेत क्या होती है, गर्म होती है कि नहीं होती है, और रात में उतनी ठंडी हो जाती है। जैसे नदी किनारे आपका घर है तो जो रेत होता है ना, वो देखना दिन में अधिक गर्म हो जाएगा और रात में उतनी आपको ठंडी लगेगी वहां पर। तो ऐसा मतलब प्रक्रिया चलती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका अध्ययन करेंगे, साथ साथ हमारी वीडियो में बने रहिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसका जो सीरीज है आगे हम पढ़ेंगे कि आपको पूर्वी घाट इक्वेशन आया हुआ है अभी जस्ट एमटीएस के एग्जाम में, कि पूर्वी घाट क्या है, ऐसा करें तो क्या था वो, बंगाली खाड़ी और आपका पूर्वी घाट के मध्य क्या है, आपका तटी मैदान है, ये आया था।
ये आपका पश्चिमी घाट, साथ साथ तटीय मैदान, दोनों का अध्ययन आगे से किसी सीरीज में करेंगे आप, ठीक है ना। साथ साथ आप हमारे डेली करंट अफेयर्स के नेशनल इंटरनेशनल के लिए एक प्रयास उड़ान की में ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, और उसमें आपको जो हमारे टेस्ट सीरीज कंडक्ट हो रहे हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। प्रति रविवार और बुधवार को क्या होता है, टेस्ट होता है। ये आपका प्योन और एसआई एग्जाम को टारगेट करके किया जा रहा है, ठीक है ना। पीएससी के लिए अलग से होगा, पहले आप इसका अध्ययन कीजिए आप, ठीक है। धन्यवाद।